पेज नंबर क्या है? 31। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, चेक करो मैं लाइव हूँ, ऑडियो वीडियो सब सही है क्या? जल्दी से बता दीजिए एंड ज्वाइन फटाफट से। गुड मॉर्निंग। नो वॉइस आता आला असेल ना रे वॉइस? जय श्री राम बेटा आदित्य, जय श्री राम। राधे राधे प्रज्वल। तुषार गुड मॉर्निंग, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। थोड़ा सा फैन, हाँ हाँ एसी नको लगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ज्वाइन फटाफट। मैं जल्दी से जस्ट मेरे नोट्स ओपन कर रही हूँ, तो फिर हमें चेकिंग करना है मुझे कुछ। मैं आपको आज का शेड्यूल बता देती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। टेस्ट भी है अभी, एक 10 मिनट में टेस्ट लूंगी। पहले केवाईसी क्वेश्चंस चेक करती हूँ और फिर टेस्ट भी ले लेंगे। सो प्लीज़ फटाफट आप ज्वाइन कर लीजिए। मैम पठान देखने कब जाओगे? अभी टिकट मिलेगा तो कल जाऊंगी। तुम लोग भी हो क्या? अच्छा ठीक है। अब तो मैम 2 ही बच्चे ठीक है। चलो, अब आज का प्लान क्या है? नोट द स्टडी प्लान। ओके, पहले है कि अपन करेंगे केवाईसी चेकिंग, मतलब पीजीपीपी अच्छे से खत्म हो जाएगा। आई डू चेकिंग ऑफ केवाईसी क्वेश्चंस। पहले मैं केवाईसी क्वेश्चंस चेक कर लूंगी, उसके बाद मैं टेस्ट लूंगी कहूट पे आईओएस का। सो कहूट पे टेस्ट होगा, ये होगा आईओएस का। ओ राज एक सेकेंड, हाँ अपने टेलिग्राम ग्रुप का लिंक दे ना प्रसाद। त्याला टेलिग्राम ग्रुपची लिंक ह्याच्यावर टाकायला सांग ना प्लीज। अपना टेलीग्राम ग्रुप का शेयर करो ना। तुम्हारे पास हेमंत या किसका नंबर है क्या? टेलिग्रामची लिंक ह्याच्यावर टाक ना चॅटमध्ये। मी क्रिएट केलाय तो ग्रुप। हाँ मी क्रिएट केलाय, थांब देते। त्याला पाठवा ना, हे घे ना। मैम उस मूवी को सुपर हिट बनाना है। अच्छा, तेरा प्लान है कि पठान को सुपर हिट बनाना है और मेरा प्लान है कि तुमको सुपर हिट बनाना है अभी। हाँ है गे ही त्रिशूल ही है का? नहीं एक सेकेंड, ये अपना त्रिशूल का किधर है बैच? त्रिशूल का टेलीग्राम का ग्रुप। 1 बजे तक ही आ रहा हूँ, एक शूट है बस, वो खत्म होते ही तुरंत उधर आ जाऊंगा। हाँ ओके स्टूडेंट्स, तो करें स्टार्ट। अब प्लान क्या है? केवाईसी और आईओएस का टेस्ट। इज दैट ओके? यस। कल मैं आपको सेट ऑफ का चैप्टर दे दूँ रिकॉर्डेड में, तो सेट ऑफ की आप पढ़ाई करके रखना। और देखो आप कितनी पढ़ाई करो, मैं फिर से बोल रही हूँ मैम रिकॉर्डेड लाइव, डोंट वरी अबाउट इट। खास अलग से मैं क्वेरी सॉल्विंग का सेशन लूंगी, तो तब आपका ये सब क्लियर हो ही जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ केवाईसी नो योर कॉन्सेप्ट्स। केवाईसी के क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डले हुए हैं, तो प्लीज आपको ध्यान से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है। तो अब स्टार्ट करेंगे पहला वाला। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द केवाईसी क्वेश्चन इज व्हाट? donation for scientific research. So donation for scientific research to approved institute 35,000. research is not related to business. पता है आपको जानबूझ के देंगे कि research is not related to business, लेकिन जब आप donation देते हो बाहर, it is always allowable. ये है section 35. yes. now मैम आपने टेस्ट का कहा था, ये रेसिडेंशियल स्टेटस वो भी दे दूंगी, डोंट वरी। आज रिटर्न्स नहीं लूंगी, रिटर्न्स मैं फ्राइडे को लूंगी। सो आईटीआर का लेक्चर प्लान, आईटीआर का लेक्चर आई विल टेक ऑन फ्राइडे। आईटीआर का लेक्चर मैं कब लूंगी? फ्राइडे को। सो आईटीआर लेक्चर आई विल टेक ऑन फ्राइडे। इज दैट ओके? यस। सो आईटीआर का लेक्चर मैं लूंगी फ्राइडे को, कल थर्सडे को। तो यहाँ पे अभी क्लियर कर देते, एक मिनट। आज क्या होगा इन टूडेज लेक्चर? आज हम क्या करेंगे? टूडेज लेक्चर देयर विल बी केवाईसी ऑफ पीजीबीपी विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ पीजीबीपी का चैप्टर करने से मतलब नहीं बनता, आपको सॉल्व भी करते आना चाहिए। तो केवाईसी मतलब नो योर कॉन्सेप्ट्स। इन द क्लास में कॉन्सेप्ट्स पे हम बहुत फोकस करते हैं, इसलिए केवाईसी। उसके बाद आईओएस का कहूट पे टेस्ट लेंगे। उसके बाद टुमारो आई विल गिव यू अ रिकॉर्डेड लेक्चर।
यस रिकॉर्डेड लेक्चर मैं दूंगी आपको सेट ऑफ का, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगी सेट ऑफ का। उसके बाद फ्राइडे, ये 26 हो गया, ये 27 हो गया। सो फ्राइडे आई विल टेक द ITR। तो फ्राइडे को मैं क्या लूंगी, ITR का, ठीक है। तो ये अपना अभी शेड्यूल है। इज दैट ओके? चलो लेट्स गेट गोइंग। पहला, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। यहाँ क्या हो रहा है, इट इज yeah, so 35,000 research is not related to the business, so this is allowable expenditure, this is allowable expenditure which is equal to 35,000. allowable expenditure is 35,000. is that okay? yes, ठीक है। अब assesses, everybody gives me a thumbs up, come on fast। section 35 में building is not allowable, smile which ओके, बिल्डिंग अलाउेबल है। से इन हाउस रिसर्च में मैम बिल्डिंग अलाउेबल नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सब सेक्शन में अलाउड नहीं, बट ओवरऑल सेक्शन 35 में अलाउड है। तो ओवरऑल सेक्शन 35 में बिल्डिंग का खर्चा अलाउड है, कैपेक्स अलाउड है, प्लांट एंड मशीनरी अलाउड है, रेवेन्यू अलाउड है, सिर्फ लैंड का नहीं है। तो आप मत जाओ कि इस सब सेक्शन में अलाउड है, वहां नहीं अलाउड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात, जब आप डोनेशन बाहर देते हो ना, रिसर्च रिलेटेड हो या रिसर्च रिलेटेड ना हो, तो ये खर्चा अलाउेबल होता है। लेकिन जब आप खुद से रिसर्च करते हो तब क्या होना चाहिए, खर्चा रिसर्च आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, अब assessee carries on for his business, he purchases plant and machinery of 88,000, he also purchases material for his research 24,500, he also purchased land। तो बेटा लैंड इज नॉट अलाउेबल, तो यहाँ अलाउेबल एक्सपेंडिचर यस इज इक्वल टू 88 तो मिलेगा प्लस 24,500 विच इज 1,12,500। is that okay? yes, land is not allowed। assume in the above case research is not related to business, तो assume in the above case research is not related to business, तो क्या होगा, then the allowable expenditure zero, कुछ भी अलाउ नहीं होगा, allowable expenditure हो जाएगा जीरो, माने पूरा का पूरा खर्चा हो जाएगा disallowable, माने पूरा का पूरा खर्चा हो जाएगा disallowable। is that okay? yes। आगे, rate of additional depreciation, what is the rate of additional? 20, and if it is put to use, if put to use for less than 180 days, 10%, then it will be 10%। चलो फटाफट PGBP iOS से रिलेटेड आज सब क्लैरिटी आ जाएगी आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट हेड्स ऑफ इनकम है ये। X Limited carries out in-house research, it is approved by the prescribed authority, plant and machinery 12,000 and 1 lakh cost of land, beta cost of land is not allowed, 2 lakhs cost of building will be allowed। you know section 35 में अलग अलग सब सेक्शन है, एक सब सेक्शन बोलता है बिल्डिंग नहीं अलाउड है, तो उस सब सेक्शन को जाने दो, तुम दूसरे सब सेक्शन का सहारा ले लो, वहां पे बिल्डिंग का कॉस्ट अलाउड है। ओवरऑल बिल्डिंग अलाउड, मशीनरी अलाउड, ऑल कैपेक्स अलाउड, only what is not allowed, land is not allowed, correct। तो यहाँ पे allowable expenditure होगा 30 प्लस 12 प्लस 2 लाख, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो इट विल बी 2,42,000, 2,42,000। इज दैट ओके? यस। आगे जाएंगे, डोनेशन टू अ कंपनी रजिस्टर्ड फॉर कैरिंग आउट रिसर्च, कैन आई गिव डोनेशन टू आउटसाइड कंपनी? यस, आप नेशनल लेबोरेटरी किसी को भी दे सकते हो। तो ये खर्चा क्या होगा, दिस विल बी अ अलाउेबल एक्सपेंडिचर, या सो अलाउेबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 35 विल बी 25,000। ठीक है, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। एक्स लिमिटेड इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बेटा जब आप इनकॉर्पोरेशन पे खर्चे करते हो, ऐसे एट द मोस्ट क्या पूछेगी पता है? हाँ, इनकॉर्पोरेशन या शेयर्स के IPO का, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या कंपनी इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस, तब क्या होगा, ये जो सारे खर्चे दे विल बी अलाउड टू बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। अकाउंटेंट को ये पता नहीं होता है कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ओवर 5 years, तो यहाँ पे आपका जो बेटा अलाउेबल एक्सपेंडिचर होगा, इट विल बी 40,000 divided by 5 years, so how much is that? 8,000 will be allowable। और अगर मान लो आपको PNL आता है,
मान लो आपको पीएनएल आता है और अकाउंटेंट ने यहाँ पे क्या कर दिया है, 40,000 डेबिट कर दिया, क्या बोल के, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, क्या बोल के, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट कर दिया। एंड आपके हिसाब से अलावेबल कितना होता है, 8,000। प्लीज फोकस करिएगा, ये पीएनएल है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस 40 डेबिट हो चुका है, अलावेबल कितना है, 8,000। तो 8,000 अलावेबल है, तो अकाउंटेंट ने कितना एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया, 32। पता है वो एक्स्ट्रा डेबिट करने की वजह से 32,000 की वजह से प्रॉफिट गलती से कम हो गया, प्रॉफिट गलती से कम हो गया। अब उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट जो गलती से कम हो गया है सही नहीं है, तो इसको करना पड़ता है ऐड। तो आपको पता है ऐड और लेस लर्न करके मत जाना कभी भी। आपको 3 चीजें होती है पीजीबीपी में। पहला, आप आपका मन बना लो कि इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है। जैसे आपने मन बना लिया 40 मेरा प्रिलिमिनरी का खर्चा, तो बॉस सिर्फ 8,000 अलावेबल होगा, तो आप मन बना लो एक्ट क्या बोलता है। दूसरा, अकाउंटेंट तुमने क्या किया, तुमने क्या इंपैक्ट दिया है, और फिर आपको करेक्शन करना है या नहीं करना। ठीक है, आगे जाएंगे। अगला केवाईसी क्वेश्चन, ये आईसीआई का फेवरेट एडजस्टमेंट है, दे लाइक दिस, कैश वाला जो मेडिक्लेम प्रीमियम होता है, ये उनको बहुत पसंद है। ओके हाँ, तो यहाँ पे समझेंगे, एक्स लिमिटेड पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉइज 18,000 इन टोटल, ऑफ विच 12,000 was paid in cash, तो 12,000 will be disallowed, so disallowable expenditure will be 6,000 एंड 18 में से एक्चुअली सिर्फ अलावेबल कितना है, 6,000 अलाउड होगा, एक मिनट, हाँ नहीं, 12,000 was paid in cash, so allowable is 6,000। 18 में से 6 अलाउ कर रहे हैं, तो जो बचा हुआ 12,000 है वो क्या करेंगे, डिसअलाउ करेंगे। करेक्ट। अच्छा, मेडिक्लेम मैम कैश के लिए तो 10,000 की लिमिट होती है, नहीं, मेडिक्लेम तो 1 रुपया भी कैश में करना अलाउड नहीं है। सेक्शन 36 बहुत क्लियरली बोलता है कि मेडिक्लेम का खर्चा, कोई भी मेडिक्लेम का खर्चा आपका जो एम्प्लॉय का पेमेंट करना है कैश मोड में नहीं होना है, नॉन कैश मोड में ही अलाउड है। आगे, ABC लिमिटेड कलेक्टेड 34,000 एज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तो मैंने कलेक्ट कितना किया, 34,000, आउट ऑफ विच 22,000 was डिपॉजिटेड विद इन द ड्यू डेट, तो आउट ऑफ विच 22,000 was डिपॉजिटेड विद इन द ड्यू डेट। तो कैसे होता है पता है क्या, आपके पास 2 इम्पैक्ट है, आप क्या कर सकते हो, आइदर आप सीधा एड बैक कर सकते हो, आइदर आप कितना एड बैक कर सकते हो, 34 माइनस 22 कितना आएगा, तो यू कैन एड बैक 12,000, या आप और एक इम्पैक्ट कर सकते हो, आप इनकम में दिखाओगे 34, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय, एक चीज याद रखना, दे सेक्शन 224, एम्प्लॉय से हम जो भी कलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉय से हम जो भी कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, पहले हम अपना इनकम मानते हैं। वॉट एवर आई कलेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय विल बी ट्रीटेड एज माई इनकम, सो वॉट एवर आई कलेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय विल बी फर्स्ट ट्रीटेड एज योर इनकम। और अब मैम मैंने कलेक्ट किया तो मेरा इनकम, हाँ ना, पहले कलेक्ट कर, इनकम हो जाएगा, ड्यू डेट के अंदर पे कर दो तो खर्चा हो जाएगा। सो हाउ मच एम आई पेइंग विद इन द ड्यू डेट, 22, सो ओनली 22 विल बी द खर्चा। सो नेट इम्पैक्ट क्या हो गया, 12,000 आपका इनकम हो गया। आप आइदर इस टाइप से वर्किंग में दिखाओ, और आप डायरेक्टली 12,000 को ऐड कर दो, क्योंकि विद इन ड्यू डेट पेमेंट नहीं हुआ, तो इम्पैक्ट तो सेम ही होता है। पता है, जब भी कोई खर्चा डिसअलाउ होता है ना, ऐड होता है वो, माने वो एम्प्लॉयर के इनकम में ऐड होता है, माने एम्प्लॉयर एंड्स अप पेइंग टैक्स ऑन दैट। इज दैट ओके? ABC लिमिटेड contributed 34,000 towards employee provident fund. Now ABC का कॉन्ट्री है, किसकी कॉन्ट्री की बात हो रही है, एम्प्लॉयर के कॉन्ट्री की बात हो रही है। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री, द फंड इज रिकॉग्नाइज, तो पहली बात फंड रिकॉग्नाइज है, ग्रेट, फिर ये खर्चा अलावेबल होगा। हाउएवर याद रखना, ये खर्चा 43B में कवर होता है, माने इट मस्ट बी पेड विद इन ड्यू डेट ऑफ ITR, इट मस्ट बी पेड विद इन ड्यू डेट ऑफ ITR. So 34,000 is allowable expenditure, and reason it is allowable is because the fund is recognized. लेकिन याद रहे, it is covered under 43B, तो आपने पेमेंट भी करना चाहिए। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री 43B में कवर होता है, that means it must be paid within the due date of ITR, either during the PY करो या ITR के अंदर करो। Is that okay? Yes. आगे जाएंगे। Yes, let's go ahead. Assume
assume in the above case that the fund is not recognized. Oh, fund is not recognized. Then 34,000 is not allowable expenditure. तो 34,000 क्या बन जाएगा? Not allowable expenditure. तो 34,000 बन जाएगा not allowable expenditure. Is that okay? आगे जाएंगे. Mr. X has taken a loan. क्या हुआ? ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दिया उसमें, आपने जो दिया था ना. अच्छा, उसमें नहीं है. अच्छा. सो बाय चांस जस्ट चेक, ये क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको जस्ट बोल देती हूँ. एक्स हैज टेकन अ लोन, अगर नहीं होगा तो आप लिख सकते हैं एक्स हैज टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस एंड पेड इंटरेस्ट ऑफ 12,000. सो दिस इज अलावेबल. यस, एक तो आपने बिजनेस के लिए लोन लिया, देयरफॉर दिस इज अलावेबल एक्सपेंडिचर. कुछ करने की जरूरत नहीं है. आई थिंक अगर ये स्किप हो गया है तो कोई बात नहीं, जस्ट एक एडिशनल है ना. हाँ, तो ऐसे अगर पीएनएल में ये 12,000 इंटरेस्ट आ गया, डेबिट हो गया इंटरेस्ट, तो बेटा इज दिस अलावेबल एक्सपेंडिचर? यस, ठीक है, डन है. आगे जाएंगे. हाँ, ऑफ कोर्स इट इज पेड भी बोला गया है. पेड बोला है तो मतलब प्लीज याद रखना बैंक का इंटरेस्ट 43B में भी कवर होता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बैंक का इंटरेस्ट 43B में भी कवर होता है. बिल्कुल सही. और बैंक के इंटरेस्ट पे टीडीएस करने की भी जरूरत नहीं है. बिल्कुल सही, वेरी गुड. सो ये जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई है वो आप रिकॉल कर रहे हो, बढ़िया है. अज्यूम द अबाव लोन इज फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. ये है आपके यहाँ. हाँ, तो अगर आपका लोन इनकम टैक्स के पेमेंट के लिए है, सो द 12,000 इज अ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर. तो तुम्हारा मन बना लो पहले, ये खर्चा अलावेबल है या नहीं. दूसरा स्टेप, अकाउंटेंट ने क्या इम्पैक्ट दिया है. अगर गलत इम्पैक्ट दिया तो तुम रेक्टिफाई करो. अगर अकाउंटेंट ने सही किया तो आपको कुछ इम्पैक्ट करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू लर्न ऐड एंड लेस. हाँ, ये तो पहले डिसअलावेबल खर्चा है, तो 43B का सवाल ही नहीं आता. अज्यूम द अबाव लोन इज फॉर पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स. आजकल तो सेल्स टैक्स नहीं, आजकल क्वेश्चन देते हैं जीएसटी का, तो सेल्स टैक्स की जगह आपको आएगा जीएसटी. या प्लीज नोट डाउन, वहां पे जीएसटी आएगा. सो दिस विल बी अ अलावेबल एक्सपेंडिचर. दिस विल बी एन अलावेबल एक्सपेंडिचर. आज मुझे ऐसे ही लगा आईटीआर का चैप्टर आगे जाने से पहले इट इज बेटर हमने जो पीजीपीपी कर लिया है तो उसको अच्छे से केवाईसी वगैरह डिस्कस करके फिनिश ही कर लो. नाउ मिस्टर वाई, a businessman paid interest of 7,500 on his own capital invested in business. मेरा ही कैपिटल है, मैं खुद को इंटरेस्ट दे रही हूँ. ये नोशनल एक्सपेंडिचर होता है, आप खुद के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. सो दिस इज अ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर. अब अगला, फर्म स्टार एंटरप्राइजेज इज पेइंग इंटरेस्ट ऑफ 12,000 ऑन पार्टनर्स कैपिटल. तो कौन पे कर रहा है? फर्म अलग एंटिटी है, पार्टनर्स अलग एंटिटी है. सो इज दिस अलावेबल? यस, दिस इज अलावेबल. हाँ, ये क्यों नहीं अलावेबल? ये नोशनल है. और एक तो आपने समझना है ऊपर वाला 13th वाला, आप खुद के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. लेकिन 14 में क्या अलग है, फर्म अलग होता है और पार्टनर्स अलग होता है. बट मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट देना चाहिए? 12%. एंड दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 40B. ओके, ये अलाउड है, 40B में आता है. एंड पार्टनर्स को जब फर्म इंटरेस्ट देते हैं तो उस पर टीडीएस करने की भी जरूरत नहीं होती है, उस पर टीडीएस भी कट करने की जरूरत नहीं होती है. इज दैट ओके विथ एवरीबडी? यस, सो दैट्स अंडरस्टूड. ठीक है, अब आगे जाएंगे. XYZ Limited has taken a loan for purchase of plant and machinery. It paid 14,600 till the date the machinery was put to use. So 14,600 का क्या करेंगे? Yes. So 14,600 को हम क्या करेंगे? 14,600 को हम कैपिटलाइज करेंगे ना? Yeah. So 14,600 should be capitalized. मतलब इसको प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करना और फिर डेप्रिसिएशन लेना. माने 14,600 इज नॉट अलावेबल एक्सपेंडिचर. इसको खर्चा क्लेम नहीं कर सकते. दिस इज नॉट एन अलावेबल एक्सपेंडिचर. आपको पता है जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन चार्जेस वो कैपिटलाइज करते हैं, वैसे इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज करना चाहिए. लेकिन अगर आपको दिया कुछ इंटरेस्ट बाद में वाला है, बाद में वाला मतलब प्लांट एंड मशीनरी के पुट टू यूज के बाद वाला, वो पीएनएल को डेबिट हो सकता है. ठीक है. अ बिजनेसमैन wrote off 13,000 as bad debts. So he wrote off 13,000 as bad debts in the books. He also made a provision for bad debts.
30 ओवर, एक प्रोविजन सेकेंड, होगा वो नहीं होगा बाकी हाँ, guidance सो जो 13,000 है इट इज अलावेबल एक्सपेंडिचर, बट 5,600 इज नॉट अलावेबल एक्सपेंडिचर, 5,600 इज नॉट अलावेबल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस, तो बहुत सिंपल सी बात है ये। आगे जाएंगे। expenses on family planning, this is allowable only to corporate assessee for promoting family planning amongst its employees। corporate assessee का मतलब होता है companies। and capital expenses on family planning capex होता है, so this is allowed to be written off over a period of 5 years। ठीक है, आगे सिक्योरिटीज, ओ आगे के आंसर्स है शायद। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का एक्सपेंस होगा तो इट इज अलावेबल। अच्छा, ये पीजीबीपी में होगा तो अलावेबल एक्सपेंडिचर अंडर पीजीबीपी। ऑफ कोर्स हम पीजीबीपी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कैपिटल गेन सॉल्व कर रहे हो और शेयर्स बेचने पे कैपिटल गेन्स निकाल रहे हो तो वहाँ जो एसटीटी आता है उसको एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माना नहीं जाता। ये आईसीआई की फेवरेट एडजस्टमेंट है। ठीक है, आगे जाएंगे। इनकम टैक्स, अच्छा एसटीटी के जैसा ही 1 मिनट और क्या है, सीटीटी। सीटीटी भी क्या होगा? अलावेबल एक्सपेंडिचर। सीटीटी भी क्या होगा बेटा? अलावेबल एक्सपेंडिचर। करेक्ट। अब आगे देखते हैं इनकम टैक्स। income tax is not allowable expenditure under section 40A, so income tax is not allowable expenditure under section 40A। advance tax is not allowable expenditure under 40A। what is advance tax? income tax paid in advance। हाँ, बट यहाँ पे एक याद रखना, अगर income tax या advance tax आपके ईयर को बिलोंग करता है, आपके एवाई के लिए, तो टैक्स लाइबिलिटीज में से लेस करना भूलना मत। टैक्स लाइबिलिटी लेस एडवांस टैक्स, तो आपको एक ही इंपैक्ट नहीं याद रखना, सारे इंपैक्ट्स याद रखने। expenses on acquisition of know-how, when I acquire a know-how is nothing but a intangible asset, know-how is nothing but a intangible asset। so ये capex होता है और इस पे आप depreciation लेते हैं, और intangible assets पे rate of depreciation होता है 25%। intangible assets पे rate of depreciation होता है 25%। is that okay with everybody? yes। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड डिविडेंड टैक्स अभी तो है ही नहीं, सो पेमेंट ऑफ सिर्फ डिविडेंड है। डिविडेंड को पे करना मतलब प्रॉफिट देना, तो वो खर्चा नहीं है, इसको एप्रोप्रिएट। देखो मेरी कंपनी, अपनी सबकी कंपनी है, तुम शेयर होल्डर्स है, मेरी कंपनी ने 20 लाख प्रॉफिट किया तो मैं 20 लाख हर शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, ये खर्चा थोड़ी है, मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। सो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट अलावेबल एक्सपेंडिचर, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट। सो इट इज नॉट अलावेबल एक्सपेंडिचर। आगे पेनल्टी फॉर इवेजन, हाँ ये आईसीआई को बहुत पसंद है तो सुन के लेना। पेनल्टी फॉर इवेजन और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ। नाउ पेनल्टी फॉर इवेजन या कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ, लॉ एक तो तुम लॉ ब्रेक करते हो और ऊपर से आके बोलते हो मैं ये खर्चा अलाउ होगा क्या? तो नहीं होगा। यस, डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर। हाउएवर ये आईसीआई के मॉड्यूल में एक नोट की फॉर्म में आपने देना चाहिए। बिल्कुल सही नयनी, वेरी गुड। अगेन आई टेल यू स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ चुके हो, आपकी अच्छे से रिवीजन अच्छी जा रही है, आपने बिल्कुल एग्जाम्शन एआईआर ऐसा प्लानिंग करके आप ट्राई करो कि बहुत बढ़िया स्कोर करना है मुझे। अगर आप ऐसा प्लानिंग करोगे तो ही कुछ आगे ऐसा होगा। ठीक है, तो पेनल्टी डिसअलावेबल होती है, बट अगर पेनल्टी इज कॉम्पनसेटरी इन नेचर देन इट इज अलावेबल। पेनल्टी अगर कॉम्पनसेटरी इन नेचर है तो इट इज एन अलावेबल एक्सपेंडिचर। तो पेनल्टी अगर कॉम्पनसेटरी है तो अलावेबल। कॉम्पनसेटरी मतलब लेट फीस। तो हम लोग मैम एग्जाम में क्या करेंगे, अगर एग्जाम में आपको सिर्फ दिया पेनल्टी फॉर, नहीं इसमें 43B नहीं आता है सम्यक, इसमें 43B नहीं आएगा। 43B में पेनल्टी नहीं आती है, टैक्स सेस फीस वो आता है, पेनल्टी 43B में नहीं आता। अगर एग्जाम में आया पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग ऑफ अ लॉ, penalty for what? Breaking of a law, then what you do, you disallow it in the exam and then you write a note saying that अगर ये पेन, थोड़ा शो ऑफ करने का एग्जामिनर को, बताने का हमको आता है बॉस सब कुछ, सो फिर नोट देने का अगर ये पेनल्टी कॉम्पनसेटरी नेचर होता, अगर ये पेनल्टी कॉम्पनसेटरी नेचर होता तो हम क्या कर देते? हाँ, तो फिर अलावेबल कर देते थे। करेक्ट। आगे
पेनल्टी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज अलावेबल। देखो दो लोगों के बीच में कुछ बिजनेस डील हुआ, आपका डीले हो गया, इसलिए आप उसको पेनल्टी देते हो, दिस इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये सेक्शन 37 में अलावेबल हो रहा है, ये सेक्शन 37 में अलावेबल हो रहा है। Now if a firm pays, now here if a firm pays, ये आप फटाफट कैलसी लो और कैलकुलेट कर दो, आपने कर दिया तो जिन्होंने अगर नहीं किया होगा अभी तक सॉल्व, कैलसी लेके आपको करना है। फर्म पेज बुक प्रॉफिट है 5,60,000 और एक्चुअल रेम्यूनरेशन 350 है। जब मैं बुक प्रॉफिट बोल रही हूँ माने इसमें ऑलरेडी रेम्यूनरेशन एडेड बैक है, तो 560 आपका बुक प्रॉफिट है, उसमें से पहले 3 lakhs पे, फर्स्ट 3 lakhs पे 90% और ऑफ 3 lakhs और 150 विच एवर इज हायर, और बचे हुए बुक प्रॉफिट पे माने 560 में से अब बचा कितना 260 का 60%, यस। तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन जो अलाउ होगा 4,26,000 या, एंड ये ऐसा होता है कि एक्चुअल रेम्यूनरेशन 350 है, आपने एक सीलिंग रखा है, लिमिट है 426, तो आप रेम्यूनरेशन कितना अलाउ करेंगे 3,50,000, क्योंकि वो लिमिट के अंदर है, क्योंकि वो लिमिट के अंदर है। समझ में आ रहा है? आगे, इफ फर्म पेज बुक प्रॉफिट ऑफ 1,30,000 एंड रेम्यूनरेशन इज 1 lakh, बुक प्रॉफिट 130 है। अब देखना 90% ऑफ 130, क्योंकि पहले 3 लाख तक आपको 90% देना है, 90% ऑफ 3 lakhs, वो सॉरी 90% ऑफ यहाँ पे बुक प्रॉफिट है 1,30,000, सो 90% ऑफ 1,30,000 और 1,50,000 विच एवर इज हायर, सो दैट इज गोइंग टू कम टू 1,50,000। इन शॉर्ट कैन आई से कि कुछ भी हो जाए फर्म अपने पार्टनर्स को 1.5 लाख का प्रॉफिट तो दे ही सकती है। कैन आई से कुछ भी हो जाए फर्म अपने पार्टनर्स को 1.5 लाख का रेम्यूनरेशन तो दे ही सकती है, करेक्ट। तो ये लिमिट है, लेकिन फर्म एक्चुअल में कितना दे रही है 1 लाख, तो इसलिए हम अलाउ कितना करेंगे 1 लाख, तो एक्चुअल में 1 लाख है तो हम अलाउ कितना करेंगे 1 लाख, करेक्ट। If the firm's book profit is 2,20,000 and remuneration is 2 lakhs, अब बुक प्रॉफिट कितना है 220 का 90% निकालो और 1.5 लाख विच एवर इज हायर, सो दैट इज 198, ये आपकी लिमिट है। लेकिन आप एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितना दे रहे हो 2 लाख, ओ हो नहीं चलेगा, यू कांट क्रॉस द सीलिंग, तो अलावेबल होगा 198 और जो बचा हुआ डिफरेंस है वो डिसअलावेबल रेम्यूनरेशन हो जाएगा 2,000 का। अकाउंटेंट को शायद ये सेक्शन नहीं पता, शायद ये बुक प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता, इसीलिए उसने इसको पूरा P&L को डेबिट कर दिया होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ये जो 2,000 है हमको डिसअलाउ या एड बैक करना पड़ेगा, इज दैट ओके? आगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग, अगेन यू मस्ट नो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ICI को ये पसंद है कि CSR वाला खर्चा वो 37 सेक्शन में अलाउ नहीं होता, एक्सपेंडिचर CSR वाला खर्चा ये इसमें अलाउ नहीं होता है। सो 3,60,000 इज 5,60,000 इज डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर विच इज ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ये CSR का खर्चा है, CSR एक्सपेंसेस आर नॉट अलावेबल अंडर सेक्शन 37, करेक्ट। आगे, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस of setting up and warehouse and operating a warehousing facility for storage of food grains. Now this is completely, मैम जनरली कैपेक्स अलाउ नहीं होता, पर 35 AD में अलाउ होता है, तो 4,50,000 विल बी अलावेबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 35 AD और इस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। 31, interest on loan paid to Mr. X. Interest on loan paid to Mr. X, a resident of 50,000 on which tax has not been deducted. ओहो आपने TDS नहीं कट किया. Yes, the sales for the previous year. Now ये क्यों दिया है मैंने? ये एक नई चीज़ है, मैं आपको समझाती हूँ, TDS के चैप्टर वाली चीज़ है, सुन के लेना. If your turnover इंडिविजुअल और HUF के लिए, अगर आपका टर्नओवर या आपकी प्रोफेशनल रिसीट्स तो अगर आपका टर्नओवर या आपकी प्रोफेशनल रिसीट्स एक्सीड्स, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इट शुड एक्सीड 1 करोड़, और अगर आप प्रोफेशन कर रहे हो तो इट शुड एक्सीड 50 lakhs. ये कब होना चाहिए? लास्ट ईयर में. और अगर ये लास्ट ईयर में हुआ तो करंट ईयर में आपको TDS की प्रोविजंस एप्लीकेबल होती है. देन करंट ईयर में TDS प्रोविजंस अप्लाई टू यू. अच्छा मैम, ये फंड ऑफ फर्म LLP AOP BOI इनके लिए नहीं है? नहीं, फर्म LLP BOI इनके लिए ऐसा कोई फंडा नहीं है. उनके लिए
उनके लिए टीडीएस प्रोविजंस आर ऑलवेज एप्लीकेबल। इंडिविजुअल और एचएफएन, आईसीआई लव्स दिस। बहुत बार वो क्वेश्चन में आपको लास्ट ईयर का टर्नओवर देते हैं, इस साल का देते हैं, इस साल का नहीं देखना है। applicability of TDS for individual and HF depends upon my turnover of the last year। तो लास्ट ईयर अगर मेरे प्रोफेशनल रिसीट्स 50 लाख के ऊपर है या मेरा बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है तो मुझे अप्लाई होंगे इस साल TDS की प्रोविजंस। इज दैट ओके? ऑन एंड ऑफ हो सकता है, ऑन ऑफ हो सकता है, एक साल एप्लीकेबल एक साल नहीं। नहीं तनिष 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ इज नॉट, इट्स फॉर 44 AD। 2 करोड़ की लिमिट कहाँ है? 44 AD की है, 44 AD की है। तो कंफ्यूज नहीं होना, टीडीएस के लिए 1 CR और 50 लाख है। फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस द प्रोविजन इज लिमिट इज 1 करोड़ और 50 lakhs। तो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे 194 क्यों है ना टीडीएस वाला। आई टेक टीडीएस रिविजन ऑल्सो, डोंट वरी। नेक्स्ट वीक मैं टीडीएस का रिविजन भी लाइव ही लूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। आगे 40A इज अ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर। 40A में अगर सामने वाला रेसिडेंट है तो कितना डिसअलाउ होता है? 30% ऑफ 50,000 विच इज इक्वल टू 15,000। तो कितना डिसअलाउ होगा? 15,000। आगे इन फ्यूचर अगर आप ये पे कर देते हो, टीडीएस भर देते हो, आपने ये सही कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये जो 15,000 है वो क्या हो जाएगा? इसको हम अलाउ कर देंगे। अभी डिसअलाउ करेंगे, अगर बाद में तुमने ये सही किया तो हम क्या कर देंगे? इसको अलाउ कर देंगे। फिलहाल के लिए तो डिसअलावेबल है। सीटीटी ऑलरेडी कवर हो गया, इट इज एन अलावेबल एक्सपेंडिचर। अब देखो यहाँ सेल्स टैक्स, नयनी दोषी, मैंने ये जो सेक्शन बताया ना, ये टीडीएस के चैप्टर में कुछ कुछ प्रोविजंस कुछ कुछ सेक्शंस में दिया गया है। मतलब 194J में बोला गया है, 194J में तो है ही, 194C में भी है। सो ये कुछ कुछ सेक्शंस है जहाँ इस एप्लीकेबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, अब सुनते हैं सीटीटी क्या है। इट इज एन अलावेबल एक्सपेंडिचर। अब ये बहुत सिंपल है, सेल्स टैक्स बोलो या इसकी जगह आप जीएसटी बोल सकते हो। जीएसटी 50,000 है, आपका 31 मार्च 23 को आउटस्टैंडिंग था, आपने पे कब किया? 8 मई 23। 8 मई 23। सो यहाँ ना पहले तो ये कंपनी है तो आपको समझना है कंपनी के लिए बाय डिफॉल्ट द ड्यू डेट इज व्हाट? बाय डिफॉल्ट द ड्यू डेट इज 31 अक्टूबर। कंपनी के लिए ड्यू डेट इज ऑलवेज 31 अक्टूबर। सो 31 अक्टूबर के पहले पेमेंट हुआ क्या? हाँ, 8 मई को पेमेंट कर दिया। तो 8 मई को पेमेंट कर दिया तो ये 50,000 विल बिकम एन अलावेबल एक्सपेंडिचर। अलावेबल एक्सपेंडिचर इन PY 22-23 इटसेल्फ। अब आईसीआई को मैं आपको बोलती हूँ क्या पसंद आता है। जब क्वेश्चंस आते हैं ना, दे विल आस्क यू 43 भी उनको पसंद है, साइंटिफिक रिसर्च वाला पसंद है। देन 37 से रिलेटेड माने ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देंगे, कुछ खर्चा कैश में हुआ, रिलेटिव को पेमेंट किया जो अनरीजनेबल है। अब आईसीआई किसके साथ प्ले अराउंड करती है? पीजीपीपी में। आईसीआई पीजीपीपी में ऐसा प्ले अराउंड करेगी, आपको डायरेक्टली पीएनएल दे देगी या आपको रिसीट पेमेंट देगी, या तीसरा पीएनएल देगी नहीं, आपको बोलेगी कि प्रॉफिट इज 12 लाख और नीचे एक एक एडजस्टमेंट्स आएंगे। हाँ, तो पीएनएल नहीं देंगे, बोलेंगे ये ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, ये ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि फॉर्मेट कैन बी एनीथिंग, या सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आगे जाएंगे क्वेश्चन 34। कितने आपके सही आ रहे हैं अब तक के आंसर्स? हाँ, गुड। सो हियर आई होप आपके भी आंसर्स लाइव स्ट्रीमिंग में जो देख रहे हैं आपके भी आंसर्स सही आ रहे हैं अब तक के। ओके, अब आगे जाएंगे। बोनस, बोनस है 60,000। तो बोनस कितना है बेटा? पहले 60,000। अब 60,000 का पेमेंट दिया है, पेमेंट्स की डेट दी है। आपको क्या काम करना होता है पता है? जिस ईयर को ये बोनस रिलेट करता है वो ईयर लिखो, उसके आगे उसका आईटीआर की ड्यू डेट लिखो। ये आपकी डेडलाइन है। जो भी पेमेंट आईटीआर की डेट के पहले हो गया वो अलावेबल, जो पेमेंट आईटीआर के बाद हुआ वो बाद में अलाउ होगा। मतलब जिस साल में पे किया उस साल में अलाउ होगा, इट विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। तो 50,000 जो है 60 में से 25 और 25 अगर आप ध्यान से देखते हो, एक 15 जुलाई को किया और एक 14 जुलाई 22 को किया है, ये विद इन द ड्यू डेट है तो ये अलावेबल है। और 10,000 जो है ये ड्यू डेट के बाद में कहीं दिसंबर में है, हाँ, तो इट विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट, माने दिसंबर 23, माने PY 23-24 में 10,000 अलाउ होगा। बिल्कुल सही। अब ये वाला पार्ट,
अच्छा, आईसीआई को पता है, मैं 2 एडजस्टमेंट्स एग्जाम से रिलेटेड है, मैं आपको जस्ट बोल देती हूँ, इस पॉइंट को देख के मुझे याद आ गया। जस्ट एक ऐसा आता है, ऐसा एडजस्टमेंट में आता है, पहले ये डिस्कस करती हूँ फिर ये एडजस्टमेंट दिखाती हूँ। एक पेपर में या आरटीपी एमटीपी कहीं तो आया होगा, तो मैं डिस्कस करूँगी। पहले देखो, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, 87,000 का रॉ मटेरियल है, आपने 30,000 अकाउंट पे चेक से दिया, इट इज अलाउड। 25 कैश में दिया तो कितना, पूरा 25। 32 बाय क्रॉस चेक है तो डिसअलाउ, करेक्ट, दिस इज डिसअलाउ। ये कौन सा सेक्शन है, 40A3। अब सुनना, अगर मैंने आपको बोला मेरी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है 2 लाख, कितनी है, 2 लाख। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है 2 लाख, और यहाँ मैंने ये चेक से पेमेंट किया, ईसीएस मोड से किया। मैंने प्लांट एंड मशीनरी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टर को 32,000 कैश में पे किया। अब सुनो ना, ये कब हुआ, ये परचेज के टाइम है। मुझे ऐसा लगता है आपने ये एग्जाम्पल नोट डाउन करना चाहिए। यू बॉट अ प्लांट एंड मशीनरी, you bought a plant and machinery। हाँ, स्टिकी नोट पे डाल दो, स्टिकी नोट पे ले लो या इस पे डाल दो। आपने ट्रांसपोर्टर को 32,000 दिया। अब मेरी कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर डेप्रिसिएशन पर्पज, पहले तो ये ट्रांसपोर्टर कब है, परचेज के टाइम में, ये तो कैपिटलाइज होता है पहले। सो व्हाट विल बी माय कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर डेप्रिसिएशन, 2 ऑप्शंस, 2,32,000 और 2 लाख। ये 1 है, ये 2 है। ये पूछा है आईसीआई ने। आंसर दे दूं? द करेक्ट आंसर इज 2 लाख। मैम आप तो बोल रहे थे, बोलो बोलो, मुझे पता है अभी सब मेरे ऊपर पाउंस करेंगे, मुझे पता है, धड़ाधड़ अभी मैसेजेस आएंगे। मैम लेकिन पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर लिमिट इज 35,000। आने दो आने दो आने दो, पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर या नहीं, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर की लिमिट 35 है बेटा, ये सेक्शन ही अलग है, 40A3 है। 40A3 सेक्शन इधर नहीं अप्लाई करता है, 40A3 सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर एक्सपेंसेस, और जब उन एक्सपेंसेस का आप पेमेंट करते हो तो सेक्शन 40A3 बोलता है बॉस अगर आपको पेमेंट करना है तो 10,000 में करना, और 2 ट्रांसपोर्टर करोगे तो 35,000 करना। ये आया है एक बार एडजस्टमेंट। अब मुझे ये नहीं याद है कौन से पेपर में आया है, लेकिन आप अगर रिसर्च करोगे या ढूंढोगे तो पक्का ये एडजस्टमेंट आया है। ओके, अब देखना, अगर मैम ये ऐसा होता कि मैंने कोई खर्चा किया, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रांसपोर्ट चार्जेस में पीएनएल को डेबिट कर रही हूँ, अगर मैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस मेरे पीएनएल को दिखा रही हूँ कि गुड्स लेके आने का ट्रांसपोर्ट चार्जेस मैंने पीएनएल को डाला और 32,000 कैश में दिया, तो बॉस आई वुड अलाउ इट, बिकॉज खर्चा का पेमेंट करना ये 40A3 में कवर होता है, खर्चे का पेमेंट करना 40A3 में कवर होता है। सुन के लो, अगर आपको लगेगा ना मैम केवाईसी डिस्कस कर रही है तो क्या है, ऐसा नहीं है। जब मैं क्लास में केवाईसी पढ़ाती हूँ तब मेरा फोकस सिर्फ पीजीपीपी पे होता है। अब जब मैं पढ़ाऊंगी मुझे पता है आपका सब पढ़ के एक बार हो गया है, यू आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड एंड टेक दीज एडजस्टमेंट्स। सो ये 40A3 में ये अलाउ होगा, लेकिन इसका सेक्शन ही अलग है। ये एक सेक्शन है जो 43 सेक्शन है, जो देता है कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जहाँ पता है क्या, जहाँ पता है सब्सिडी मिला तो वो माइनस करने का, तो वहां बोला है कि अगर 10,000 के ऊपर कोई भी खर्चा मशीनरी के लिए कैश में किया तो उसको मशीनरी की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। यस, सो दिस इज अ वेरी नाइस ट्विस्ट नयन इज सेइंग। यस, ये ट्विस्ट आईसीआई ने दिया और इस टाइप के ट्विस्ट आईसीआई को देना बहुत पसंद है। सो इसलिए आपने नोट कर लिया। मैम व्हाट अ गूगली। यस, इसलिए यहाँ पे तैयारी करनी है अपने को अच्छे से। डन है क्या? जाओ आगे।
ये मैं तभी समझाती ना, तभी इतना तुमको समझ में भी नहीं आता इनिशियली, बट ऑफ कोर्स आई हैव डिस्कस्ड इट। क्लास में डिस्कस किया होगा। क्या होता है जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं, आप कितना फोकस देते हो वो पता नहीं, लेकिन आज आप बहुत फोकस देते हो क्योंकि आपको पता है अभी पढ़ाई करनी है, सीरियसनेस आ चुका है। तो ये चीजें क्लास में भी डिस्कस हो चुकी रहती है। हो गया नोट बेटा सबका? आई गो अहेड, चलो आगे। क्या? हाँ अब कमेंट ऑन द फॉलोइंग। मिस्टर आचल होटेलियर क्लेम्ड एक्सपेंडिचर लिनिन वगैरह कारपेट्स। आपको पता है नेचर ऑफ बिजनेस भी देखना है। बॉस उसका होटल का बिजनेस है तो बार बार ना ये सोफा के कवर चेंज करना, कर्टन चेंज करना, ये बार बार होता है अलाउेबल एक्सपेंडिचर। सो दिस इज एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर। हाँ समीक्षा, अगर आप है ना ये 32,000 अगर ट्रांसपोर्टर को चेक से देते ना बेटा, कैश के बदले अगर आप इसको ट्रांसपोर्टर को भी अकाउंट पे चेक से देते तो मैं उसको प्लांट एंड मशीन के कॉस्ट में ऐड कर देती। मैम रामबाण में ये सेक्शन 43 कहाँ है बता दूं? पीजीबीपी का लास्ट पेज, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पीजीबीपी चैप्टर का लास्ट पेज रामबाण का। सब्सिडी कॉस्ट माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में 10,000 के नीचे होगा तो वो है ये। मैंने आपको बोला है कि जिस दिन आपका रामबाण कंप्लीट हो जाएगा ना तब आके मुझे पूछना मैम और कुछ पढ़ ले क्या। तो आप जिस दिन रामबाण कंप्लीट करके आओगे तब आके मुझसे पूछना कि मैम हम और कुछ कहाँ से पढ़े। तो रामबाण में पूरा का पूरा थ्योरी कवर होता है। ये है सेक्शन 43 कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ दिया गया है कि अगर 10,000 के ऊपर कोई भी आप खर्चा, किसी भी खर्चा प्लांट एंड मशीनरी को कैपिटलाइज कर रहे हो तो बॉस नहीं चलेगा। यहाँ लिमिट नहीं है कि ट्रांसपोर्टर है तो 35, बॉस 35,000 की लिमिट सेक्शन 48(3) देता है। कौन देता है? सेक्शन 48(3). ओह इधर नहीं आता वो लिमिट। आदित्य 10K वाला पॉइंट इधर भी है ना बेटा? आदित्य ये ऑलरेडी डन है 10K वाला पॉइंट। आदित्य तूने लेक्चर 1 2 3 4 देखना है, 1 2 3 4 पीजीबीपी का देखना है, फिर तुमने केवाईसी क्वेश्चंस करने मेरे साथ। अगर ट्रांसपोर्ट का 10,000 से नीचे होता पेमेंट, हाँ तो अलाउ होता। हाँ अगर मैं ट्रांसपोर्टर को 8,000 कैश में देती तो मैं 8,000 कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में कैपिटलाइज करके फिर डेप्रिसिएशन लेती। एब्सोल्युटली। आप क्या बोल रहे हैं मैम? आपका डायलॉग मज्जा याद आ रहा है। मज्जा ही है चलो डन है। केवाईसी के पास आती हूँ अभी मैं। एक सेकेंड ना, ये जस्ट हैंग, आई स्टार्ट अगेन। iOS के मैंने सिंपल कुछ 10 या 12 ही क्वेश्चन लिए सिंपल वाले, बट वो एक आपको ये आ जाता है ना कॉन्फिडेंस सॉल्व करने के बाद। हाँ 48(3) मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए ऑब्वियसली जो खर्चा है वो पीएनएल में जाता है उसकी बात हो रही है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये केवाईसी किधर गया? मंजूषा में। हाँ ओके अब देखते हैं मैं कौन से क्वेश्चन पे हूँ। 37 चलो। Yes, expenditure of loan paid to Mr. X a non-resident of 50,000 on which TDS is not deducted. Oh, NR है। NR के लिए कितना पेमेंट डिसअलाउ होता है? 100%। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 50,000 सही है। आगे जाएंगे, आगे देखेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन अकाउंट पे चेक। ओके ये ATCCD के लिए रखा था बट आपको अभी बता देती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉई, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉइज एज पर पेंशन स्कीम। अब सुनो ना, एक पेंशन स्कीम होता है, ध्यान से सुनने का। तुम है ना जब पीजीबीपी के बारे में सोचना है, तुम सोचो कि तुम बिजनेसमैन हो, एग्जाम में एक्चुअली ऐसे करना आपको हेल्प करेगा। तो देखो आप बिजनेसमैन है, आपने ना पेंशन अकाउंट खोला है, आपके लिए भी खोला है और एम्प्लॉय के लिए भी ओपन किया है। सो देयर इज अ पेंशन अकाउंट फॉर एम्प्लॉय ऑल्सो एंड देयर इज अ पेंशन अकाउंट फॉर एम्प्लॉयर ऑल्सो। एम्प्लॉय के लिए ओपन किया, एम्प्लॉय के लिए दोनों पैसे डाल रहे हैं। मुझे बोलना था एम्प्लॉय भी पैसे डाल रहा है और एम्प्लॉयर भी पैसे डाल रहा है। सो जब दोनों पैसे डाल रहे तो एम्प्लॉयर क्या बोलेगा? व्हेन आई एम पुटिंग मनी, मेरे पास तो नहीं आ रहे पैसे, तो एम्प्लॉय लेके जा रहे हैं। सो इज इट एन एक्सपेंडिचर फॉर मी? यस इट इज अ एक्सपेंडिचर फॉर मी। सो अगर ये मेरे लिए खर्चा है तो कितना अलाउड है? इनकम टैक्स ने एम्प्लॉयर को बोला है सुन तुझे अगर उसके पेंशन में पैसे डालना है तो मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। सो मैक्सिमम कितना डालने का? 10% ऑफ सैलरी।
So maximum how much can I put? 10% of salary. How much are you putting? About 10% of salary. About 10% of salary 7 lakhs. So what is this? About 10% of salary तुम ज़्यादा contribution करोगे तो वो disallowable expenditure हो जाएगा. फिर वो क्या हो जाएगा? Disallowable expenditure हो जाएगा. Is that okay? ये क्वेश्चन इतना अच्छे से फ्रेम नहीं है एक्चुअली. मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इतने अच्छे से फ्रेम नहीं है. नॉट अ गुड क्वेश्चन. अच्छे से फ्रेम नहीं है, डेटा अच्छे से नहीं दिया. अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज 12 लैक्स. तो मैंने कितना रिकवर किया? 12 लैक्स. आउट ऑफ विच अमाउंट रेमिटेड अप टू द एंड ऑफ द ईयर वॉज ₹7 लैक्स. एंड ऑफ द ईयर. तो हम क्यों? एम्प्लॉई कॉन्ट्री के लिए पीएफ की ड्यू डेट है. एम्प्लॉई कॉन्ट्री के लिए क्या देखते हैं? पीएफ की ड्यू डेट. तो अब क्या होता है? 7 लैक्स एंड द बैलेंस वॉज रेमिटेड बिफोर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 139(1). बैलेंस वॉज रेमिटेड बिफोर द ड्यू डेट. आई डोंट नो ना, ड्यू डेट के पहले किया या नहीं वो नहीं पता मुझे. आईटीआर का ड्यू डेट बोला है उन्होंने. तो हम गेस कर रहे हैं कि जो 12 लाख में से 7 लाख है वो तुमने फंड के ड्यू डेट के अंदर भर दिया होगा, बचा हुआ नहीं भरा होगा शायद. तो ये क्वेश्चन ही ठीक नहीं है. फॉर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन व्हेन कलेक्टेड इट इज इनकम, इट इज एक्सपेंडिचर इफ इट इज पेड विद इन द ड्यू डेट ऑफ द फंड. पीएफ की ड्यू डेट यहाँ दी नहीं है. दैट्स द वेरी सैड पार्ट कि क्वेश्चन ही सही नहीं है. तो हम अज्यूम करेंगे कि अगर 7 लाख जो एंड ऑफ द ईयर में पे किया वो विद इन पीएफ ड्यू डेट हो गया रहेगा, बचा हुआ जो 5 लाख है वो विद इन ड्यू डेट नहीं है तो वो डिसअलाउ करेंगे. सो क्वेश्चन थोड़ा ये सही नहीं है. आईटीआर का ड्यू डेट है यहाँ. हाँ, और वो चाहिए ही नहीं ना. फॉर एम्प्लॉई कॉन्ट्री कौन सा ड्यू डेट चाहिए? फंड का. ये आ गया इनका. देखो ये मॉडल का क्वेश्चन है. टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट. बेटा जब एम्प्लॉयर आपका टैक्स देता है और नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, इट इज अ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर. आपको जितनी बार देखना है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 आप देख लीजिए. पीजीबीपी है बॉस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब मैम 10% सैलरी एम्प्लॉय की. हाँ, सैलरी और किसको मिल रही है? एम्प्लॉयर को तो बिजनेस इनकम है. तो ऑब्वियसली नमूना क्या नाम है? नमूना, अच्छा नाम है. तो ऑब्वियसली इट इज किसकी सैलरी है बॉस? एम्प्लॉई की. एम्प्लॉयर को कहाँ सैलरी मिल रही है यार? अब आगे गेन. अच्छा तुमको पता है जब मैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में होता है, ये जैसे एक सेक्शन दिया हुआ है, कहीं आया नहीं है बट मॉडल में है तो तुमने करके जाना चाहिए. इस टाइप का पेपर अगर आता है ना, ये एडजस्टमेंट आ गई तो बच्चा प्रिपेयर नहीं होता है, बोलता है पेपर टफ था ट्रिकी था. ये टफ और ट्रिकी होता है ऐसा अगर आया तो. मैम 38 में होल 7 लैक्स डिसअलाउ होगा क्या? समीक्षा यू हैव टू अज्यूम दैट इट वाज रेमिटेड अप टू द एंड ऑफ द ईयर. तो आपको बोलना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर 7 लाख आईटीआर फंड की ड्यू डेट के बाद है तो वो डिसअलाउ होगा. यहाँ डेटा सफिशिएंट ही नहीं है. 32,000 वाला एक बार बताओ, कौन सा 32 वाला? सोनू रुक ना, एंड में बोल. एक फ्लो में कंप्लीट करने दे. अगर कुछ आपको फिर से चाहिए तो बता देना. वैसे भी लेक्चर यूट्यूब पे तो है ही, यू कैन रिकैप, बट तू फिर से बता देना मुझे. एक तो टाइमिंग सबका अलग अलग होता है ना, मैं आगे हूँ तो थोड़ा सा लैग भी होता है ना. अब सुनो. हाँ, अब मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदते वक्त आपको पता है क्या, मैंने खरीदी डॉलर्स में. तो मैंने $5,000 में प्लांट एंड मशीनरी खरीदी. तो मुझे उसको पे कितना करना है? US डॉलर्स 5,000 पे करना है. जब खरीदा तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया सपोज 80 रुपीज़ के हिसाब से. तो 5,000 इंटू 80 कितना होता है? या करेक्ट ना. लेकिन जब मैं पेमेंट करने जाती हूँ तब वो हो गया 82 रुपीज़. अब मैंने बुक्स में प्लांट एंड मशीन रिकॉर्ड कर दी 4 लाख में. जब मैं पेमेंट करने जाती हूँ, आज इनवॉइस आ गया, मैं पेमेंट कुछ दिनों के बाद करूँगी, तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है इट मस्ट बी एडजस्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मशीनरी. तो अगर तुम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो तो मशीनरी की कॉस्ट ज़्यादा होगी तुम्हारे लिए. मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर दो. इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. क्या बोलते हैं इसको? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. ये जो फ्लक्चुएशन होता है ये जो फ्लक्चुएशन होता है ये प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होता है. समयक. ओके, ऐसा है. ठीक है. अब सुनो, ये समझ में आ गया क्या पहले?
तो देखो मैंने जब मशीनरी खरीदी $5,000 की, मैंने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया कॉस्ट में 4 लाख, लेकिन पेमेंट करते वक्त मान लो मुझे 4,10,000 करना पड़ा, 4,20,000 करना पड़ा उस दिन के फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के साथ। तो ये जो एडिशनल अमाउंट है या कभी कभी मैम कम पेमेंट करना पड़ेगा, तो कम करना पड़ेगा तो कॉस्ट में से माइनस करना, ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा तो कॉस्ट में ऐड करना। करेक्ट, तो वही बोला है यहाँ पे आपका गेन हो रहा है, गेन हो रहा है मतलब आपको कम पेमेंट करना पड़ रहा है। अब इसको कॉस्ट में से लेस करो, एब्सोल्युटली जील करेक्ट है। मैम अगर यही एट द टाइम ऑफ सेल हुआ तो तू इमीडिएटली पेमेंट कर रही है तो रिकॉर्डेड एट द करेक्ट अमाउंट, हाँ तो सवाल ही नहीं आएगा ना श्वेता। फिर अगर गुड्स परचेज करते हैं तो वो रेवेन्यू है, तो वो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन रेवेन्यू इम्पैक्ट आएगा। अगर वो कैपिटल एसेट है तो उसका इम्पैक्ट भी उस कैपिटल एसेट में जाएगा। समझ में आ रहा है? Where a person follows mercantile, this is also important. Now listen, एक ये एडजस्टमेंट है, कितने बचे अपने? ज़्यादा 55 तक है, ओके। अभी मैं कौन से पॉइंट पे हूँ? ओके 43 आई विल एक्सप्लेन, नाउ प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। हाँ तो 43 पे आप सुन के लीजिए, समझ के लेते हैं अपन। हाँ तो क्या होता है देखो, अगर मैंने ये देखो मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, अगर मैं बोलती हूँ कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000, तो क्या हो जाता है इमीडिएटली 25,000 इज डिसअलाउड, है ना। तो क्या हो जाता है इमीडिएटली 25,000 क्या हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है। हाँ स्ट्रेस लेने वाली हो, डोंट वरी। करेक्ट, अब सुनना, 25,000 मैंने कैश में एंट्री कर दिया, सैलरी टू कैश, तो क्या हो जाएगा, इट विल डिसअलाउ, क्योंकि खर्चे का कोई भी पेमेंट करते वक्त 10,000 के ऊपर करना है तो नॉन कैश मोड से ही करना है। सो अब आपको क्या समझ में, कौन सा पॉइंट कर रही हूँ? 43, ये तो 42 तो सेम है, एसटीटी इज अलावेबल एक्सपेंडिचर। हाँ तो नहीं यहाँ पे आया मैम 42 नहीं किया, ओके तो 42 है कि एसटीटी इज अलावेबल एक्सपेंडिचर, एसटीटी एक अलावेबल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब 43 में सुनो, तो 25,000 डिसअलाउ हो गया, बात खत्म, ये तो हमें पता है मैम। कभी कभी आप क्या करते हो पता है क्या, इस साल में आप खर्चे का सिर्फ एंट्री करते हो, पेमेंट नहीं करते हो। खर्चा होता है ईयर 1 में, उसका पेमेंट होता है ईयर 2 में। खर्चा होता है ईयर 1 में और उसका पेमेंट करते हो आप ईयर 2 में। तो ईयर 1 में आपने सैलरी टू सैलरी पेएबल का प्रोविजन कर दिया, तो आपने क्या प्रोविजन किया, सैलरी टू सैलरी पेएबल, करेक्ट। अब ये सैलरी टू सैलरी पेएबल का है तो उस साल में तो अलाउ हो गया, ईयर 1 में खर्चा अलाउ हो गया। अब ईयर 2 में आपने क्या किया, सैलरी पेएबल टू कैश, मतलब सिंपल है, इस पे फोकस करना। एक साल में आपने खर्चा इनकर किया, उसका पेमेंट दूसरी साल में किया। तुम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, फॉरगेट कॉमन सेंस, कॉमर्स का सेंस वापरो। एक साल में खर्चा हुआ, दूसरे साल में आपने पेमेंट किया। जब खर्चे का प्रोविजन किया, खर्चा अलावेबल है। जब आप पेमेंट करते हो, क्या करते हो आप, पेमेंट। जब आप पेमेंट करते हो तो आपको ये याद रखना है, अब अगर आपने 10,000 के ऊपर कैश में पेमेंट कर दिया तो बॉस ये जो 25,000 है आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। कोई भी खर्चा डिसअलाउ करना मतलब क्या होता है, इनकम में तो ऐड होता है, यस। तो इसको क्या होगा, इनकम में ऐड किया जाएगा, ठीक है, यस एब्सोल्युटली। सो 25,000 इज ट्रीटेड एज इनकम। तो ये वही बोलता है, 43 वही बोलता है कि ये खर्चा पहले अलाउ हुआ है लेकिन ईयर 2 में इसको पेमेंट कर दिया तो ईयर 2 में ये आपका इनकम बन जाएगा। एब्सोल्युटली सही, एब्सोल्युटली सही, करेक्ट। आगे, is it mandatory to claim depreciation? Yes, I think I've already taught you this। जब depreciation सिखाते वक्त मैंने mention किया है, depreciation लेना mandatory होता है। अगर आप higher purchase पे भी assets लेते हो तो भी आप depreciation claim कर सकते हो। When you claim buy assets and higher purchase, you can claim depreciation। आगे, मेडिक्लेम एक्सपेंसेस, फिर से वही आ गया। मेडिक्लेम एक्सपेंसेस आपने एम्प्लॉय के लिए ड्राफ्ट से पे किया, डिमांड ड्राफ्ट से, तो इट इज अलावेबल एक्सपेंडिचर। इट इज नॉट अलावेबल इफ इट इज पेड इन कैश। इज दैट ओके? VRS का कॉम्पनसेशन, अगर आप VRS का कॉम्पनसेशन देते हो, इट इज अलाउड टू बी रिटर्न ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years।
कंपनी वीआरएस दे रही है 50 लाख का एक साथ कॉम्पनसेशन दे रही है, बॉस एक साथ में 50 लाख डेबिट नहीं कर सकती, तो आपको उसको डिवाइडेड ओवर 5 years करना है. सो वीआरएस कॉम्पनसेशन इज अलाउड टू बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. The compensation on VRS should be written off over a period of 5 years. Is that okay? आगे, एन एग्जिस्टिंग असेसी का कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी है, कैन ही क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन? नो, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, दैट्स इट. एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा power generating companies and manufacturing companies. Correct? I'll go ahead. 46. Provision made on the basis of actuarial basis. ये भी आपको सिखाया. सिर्फ ग्रेचुटी का प्रोविजन करके रखा बॉस, खर्चा अलाउ नहीं होगा. ग्रेचुटी इज अलाउेबल व्हेन यू एक्चुअली पुट द मनी असाइड इनटू सम फंड. आप वो पैसे कहाँ डालते हो? किसी फंड में डालते हो. व्हेन यू, और या जब आप ग्रेचुटी एक्चुअली पे करोगे तब हम अलाउ करेंगे. बट ग्रेचुटी इज अलाउड ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली पेड, या आप उसके लिए एक फंड बना के वहां पे पैसे बाजू में कर रहे हो, एक्चुअली फंड में पैसे डाल रहे हो. सिर्फ प्रोविजन बनाना, mere provision of gratuity is not an allowable expenditure. Purchase of oil seeds of 50,000 in cash from a farmer on a banking day. फार्मर को आप पेमेंट, एग्रीकल्चरलिस्ट को, फार्मर को अगर आप पेमेंट करते हो तो सेक्शन 48(3) अप्लाई नहीं होता. या आप किसी स्मॉल या कॉटेज इंडस्ट्री होती है जहाँ पे ना मैन्युफैक्चरिंग विदाउट द एड ऑफ पावर करते हैं, उनको भी अगर आप 10,000 के ऊपर कुछ पेमेंट कैश में कर रहे हो तो अलाउड होता है. सेक्शन 48(3) डज नॉट अप्लाई. हाँ, वीआरएस को कंटिन्यूस 5 years में राइट ऑफ करना होगा. करेक्ट. अब 50,000 अगर आपने क्रेडिट कार्ड, अच्छा एक सेकेंड, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, देखो मॉड्यूल ने फिर से पूछा है. टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट इज नॉट अलाउेबल एक्सपेंडिचर, इट इज अ डिसअलाउेबल एक्सपेंडिचर. पेमेंट ऑफ 50,000 बाय यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड फॉर फायर इंश्योरेंस इज अलाउेबल. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ECS, UPI, स्कैनिंग कोड, QR कोड, ये अगर आप पेमेंट करते हो तो ये सारे अलाउेबल है. सैलरी पेमेंट ऑफ 4 lakhs टू मिस्टर एक्स आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टैक्स. ओ माई गॉड, एक तो ये आउटसाइड इंडिया से दो चीजें होती है, या तो आप NR को पेमेंट करो या आप आउटसाइड इंडिया पे करो, देन इट बिकम्स अ 100% डिसअलाउेबल एक्सपेंडिचर. फिर क्या बन जाता है? 100% डिसअलाउेबल एक्सपेंडिचर. सो इट इज अ परमानेंट डिसअलाउंस, इट इज अ permanent disallowance. Is that okay? Payment made in cash ₹30,000 to a transporter in a day for carriage of goods. Okay, so payment made in cash of 30,000 to a transporter, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे तो ये अलाउेबल है. अच्छा, मैंने अगर ये बोला ट्रांसपोर्टर पे सैलरी ऑफ 32,000, सो डिसअलाउड. ट्रांसपोर्टर पे सैलरी ऑफ 32,000, हाँ मैम, पेमेंट बाय ट्रांसपोर्टर है, वहां 10,000 की लिमिट है. जब पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर होता है तब लिमिट 35. हाँ. इंटरेस्ट पेएबल टू NBFC is 2,10,000. However, the same is outstanding even as on the date of filing the income tax return. So this will be a disallowable expenditure. Bank interest, cooperative bank interest, NBFC interest, taxes, fees. हाँ, और क्या क्या? टैक्सेस, फीस, एम्प्लॉयर बोनस कमीशन देगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू प्रोविडेंट फंड, ये सारे, रेलवेज का पेमेंट, ये सारे खर्चे 43B में कवर होते हैं. ठीक है. During the year, okay, all this is relating to, yeah, but I'll complete it. We can do it now, you'll understand. During the financial year 22-23, the following payments or expenditure was incurred by Mr. Raja, a resident individual. अब ध्यान से देखो, whose turnover, हाँ वेरी गुड, नवीन ने बहुत अच्छा पॉइंट भी नोट किया. मैम जब NBFC को इंटरेस्ट देते हैं ना, इस पे TDS इज एप्लीकेबल, तो ध्यान रहे कि इस पे TDS इज एप्लीकेबल. तो अगर आपने TDS कट किया होगा तो ये खर्चा अलाउ होगा, और अगर आपने TDS कट नहीं किया तो 30% खर्चा डिसअलाउेबल हो जाएगा. एब्सोल्युटली सही नवीन, गुड. अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 55 पे. आई कम टू क्वेश्चन नंबर 55. देखो मैं बोलती हूँ फिर से, मॉडल का क्वेश्चन, मैंने आपको बोला मॉडल को ये पूछना बहुत पसंद है. देखो क्या दे रहे फिर से, आपके लास्ट ईयर का टर्नओवर, राजा जो है मिस्टर राजा, उसके लास्ट ईयर का टर्नओवर इज 99 lakhs. तो राजा का लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है? 99 lakhs.
करेक्ट या सो राजा का लास्ट ईयर का टर्नओवर इज 99 lakhs, तो मतलब इस साल उसको टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो मिस्टर राजा ने सो टर्नओवर ऑफ राजा इन लास्ट ईयर इज 99 lakhs, सो इन द करंट ईयर टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। करेक्ट। अब उसने 45,000 का जो इंटरेस्ट है एक पार्टनरशिप फर्म ने विदाउट टीडीएस इंटरेस्ट ऑफ 45,000 वाज पेड टू रहमान एंड कंपनी, मैंने पे किया बिना टीडीएस के, इट इज अलाउेबल क्योंकि मुझे टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है। 3 lakhs was paid as a salary to a resident individual without deduction of source, this is allowable, no problem. Commission of 16,000 was paid to Vidyasagar without TDS, so again this expenditure you are here you are not liable to deduct TDS, so this is an allowable expenditure. Is that okay? करेक्ट है? सही है क्या? यस। तो क्या खत्म हो गया अपना पीजीबीपी में ये केवाईसी क्वेश्चंस होते हैं, नो योर कॉन्सेप्ट्स, आपने अच्छे से इसको करके लेना ज़रूरी है, ठीक है। अब एक मैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन वाली बात बता देती हूँ, वो यहाँ पे भी आती है, नहीं तो पीजीबीपी में यहाँ पे कवर कर देती हूँ और फिर आपका टेस्ट लेती हूँ, चलेगा? हाँ, अब देखो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज, ये दो कॉन्सेप्ट्स है। सो वी हैव टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। सचिन टीडीएस के बारे में ना फिर से मैं टीडीएस के चैप्टर में बताऊंगी, लेकिन एक चीज बोलती हूँ, इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस की प्रोविजन कब एप्लीकेबल होती है? अगर लास्ट पीवाई देयर टर्नओवर ऑफ बिजनेस एक्सीड्स 1 crore या their professional receipts exceeds 50 lakhs। मैम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दे दो ना पीजीबीपी का प्रैक्टिस के लिए, अपने मंजूषा में से कर लो, कोई भी क्वेश्चन उठा के 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप कर लो बेटा, एंड देन मैं एग्जाम या आरटीपी एमटीपी वाले पीजीबीपी के क्वेश्चंस लूंगी। हाँ, सो तनिष लास्ट के क्वेश्चन में अगर वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा तो भी वो खर्चे अलावेबल हो जाएंगे क्योंकि उसको वो टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल है ही नहीं, ठीक है। और लगा तो मैं वापस आ जाऊंगी वहां पे। प्रियांशु मैम क्वेश्चन 47 में वो 10% वाला एक्सप्लेन कर दो। सो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री आपको ऐसा याद रखना है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू एनपीएस is allowable, maximum is allowable up to 10% of salary, ऐसा रूल है। हम मॉड्यूल से करें ना, हाँ मॉड्यूल से कर लो, एब्सोल्युटली मॉड्यूल में पीजीबीपी के 3-4 जो भी क्वेश्चंस हो गए आप सॉल्व कर दो, फिनिश सॉल्विंग इट। कंपाइलर तो यू हैव टू स्टार्ट नाउ, आई एम गोइंग टू डू 1-2 पेपर सॉल्विंग विथ यू, आई एम तो वेटिंग कि कब मैं थोड़ा थोड़ा थ्योरी कर दूँ और मैं आई एम मोर eager to do paper solving with you। I'll go ahead। अब सुनो, बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो मैं आपको सिखा रही हूँ बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन, अब सुन के लेना। अब सुनो, टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज, इसमें आपको ये समझना है, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शंस है। आई हैव ऑप्शन ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑन WDV मेथड और आई कैन क्लेम इट ऑन SLM। सो ये आपको ऑप्शन है और है। अगर आप SLM चूज करते हो, SLM में जो डेप्रिसिएशन होता है वो ऑन इंडिविजुअल असेट्स होता है। डेप्रिसिएशन में जो ये होता है ना, सोनू आई थिंक यू आर जस्ट लैगिंग बिहाइंड, अब तू पूछ रहा है वापस, मैं नई कॉन्सेप्ट पे आ गई। अभी आखिरी में तेरा बताती हूँ वो 32,000 ट्रांसपोर्टर वाला क्या होता है। आई थिंक तेरा और हमारा नेट में लैग है, तो तू जब तक बोलता है मैं आगे पहुंच जाती हूँ, ठीक है। अब सुनो, डेप्रिसिएशन ऑन इंडिविजुअल असेट्स कैलकुलेट होता है। डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होता है? इंडिविजुअल असेट्स पे। सो यू हैव WDV एंड यू हैव SLM।
सो WDV और SLM जब होता है, सो डेप्रिसिएशन यहाँ पे किस पे कैलकुलेट किया जाता है? ऑन इंडिविजुअल असेट्स पे। डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट किया जाता है? इंडिविजुअल असेट्स पे। इज दैट ओके? अब क्या होता है, जब ये SLM वाले ऐसे असेट्स होते हैं, ये जब सेल करते हैं, तो मान लो इनकी रिटन डाउन वैल्यू, व्हाई एम आई राइटिंग WDV? ओ माय गॉड, WDV का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ इट इज रिटन डाउन वैल्यू, मैं मेथड नहीं बोल रही हूँ, उसकी रिटन डाउन वैल्यू बोल रही हूँ। WDV का मतलब होता है कॉस्ट माइनस क्या? ओके, सो सी व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेलिंग द असेट, इसकी WDV है, WDV इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो आपकी इस असेट की WDV है मान लो 2,10,000 एंड मान लो आपने इसको सेल किया, यू सोल्ड इट फॉर 2,18,000, सो यू सोल्ड इट फॉर 2,18,000, सो व्हाट विल हैपन? सो WDV is 2,10,000, you sold it for 2,18,000. So what will happen over here? ये जो गेन है ना, ये कैपिटल गेन्स में नहीं जाता, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज वाला जो होता है, यहाँ ये जो मैंने सेल किया मुझे प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट कैपिटल गेन्स में नहीं जाता है। दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग चार्ज एंड बैलेंसिंग चार्ज इज कवर्ड अंडर सेक्शन 41 एंड विच इज 8,000। तो ये बन जाएगा बिजनेस इनकम एंड नॉट कैपिटल गेन्स। सिर्फ जो SLM मेथड से कैलकुलेट होते हैं उनके लिए ऐसा है, बाकी सब असेट्स आप बेचोगे तो हम कैपिटल गेन्स निकालते हैं, डेप्रिसिएबल असेट्स का कैसे करते हैं वैसे। ये एग्जाम्पल 1, सपोज एग्जाम्पल 2 में आई सोल्ड इट एग्जाम्पल 2 में आई सोल्ड इट फॉर 1,90,000 और WDV कितना था? 2,10,000। अब मेरा क्या हुआ? लॉस हुआ। ये लॉस कितना हुआ? 30,000, नहीं कितना रे, 20 ना, 20। ये लॉस बन जाएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन, मतलब ये PNL वाला लॉस होगा, बिजनेस एक्सपेंड रेवेन्यू लॉस होगा। Terminal depreciation can be debited to PNL. This will be allowable expenditure. देख लो, ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज है। इज दैट ओके? चलो अब टेस्ट करेंगे स्टार्ट। iOS का तुम्हारे पास है, मैं अभी शेयर करती हूँ आपके साथ, एक सेकेंड। क्या हो गया? इंटरनेट का इशू क्या? यस, टेस्ट ऑन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाउ पे अटेंशन, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। आपको टाइप करना है kahoot.it। मैम अबाव कॉस्ट सोल्ड करे तो, ए बोला ना, हाँ एकदम ही अबाव कॉस्ट सेल करे तो कैपिटल गेन्स भी आएगा। ओरिजिनल प्राइस से भी ज्यादा किया तो कैपिटल गेन्स भी आ सकता है। करेक्ट, अगर प्रॉफिट हुआ तो बैलेंसिंग चार्ज, लॉस हुआ तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अब आपको क्या करना है, ओपन एनी सफारी गूगल पे आपको जस्ट डालना है kahoot.it डालना है। क्या डालना है? kahoot.it। अब आपको मैं गेम पिन शेयर करूंगी।
8,000 गेम नाव्या पीजीबीपी में जाएगा, बिजनेस इनकम आएगा, बिजनेस इनकम। गेम पिन है 3924417। तू बाहर लॉबी में देख के जा, देख क्या ऐसा, मतलब कभी कभी अंदर नेट का इशू होता है ना। मेरा खुद का भी चल रहा So please join in. The game pin is 3924417. आपको टाइप करना है kahoot.it। नको हो ओके चलो join in fast, so I'll get started with the test. आ गए क्या तुम लोग, ज्वाइन हो गए? पिन 3924417। We'll just wait till everybody just joins in. I'm waiting for you all to join in, don't worry. जो देना मैंने अर्जुन लिखा है। अर्जुन एक्सेप्ट नहीं, दो नाम नहीं करेगा, तुझे कुछ तो डालना पड़ेगा। अर्जुन भी डाल दे। हाँ सताक्षी, I'm वेटिंग। जागृति बोल रही है मैम गेम पिन कहाँ डालना है? तू kahoot.it डालेगी तो वहां पे आएगा प्ले द गेम, प्ले द गेम आएगा तो ज्वाइन द गेम आएगा, तो ज्वाइन आएगा तो पिन डालना पड़ेगा। ये अर्जुन आ गया ना। Now what? Entered the pin, now what? Now wait. Wait for me. Are you ready? Yes, join in फटाफट कर लीजिए, और भी कुछ बच्चे हैं, ज्वाइन कर लीजिए। वे जस्ट वेटिंग फास्ट, यू ऑल कैन ज्वाइन एंड देन वी कैन गेट स्टार्टेड। कल मैं आपको दूंगी सेट ऑफ का चैप्टर, आपको पढ़ के रखना है, फिर मैं सेट ऑफ का चैप्टर का भी टेस्ट ले लूंगी। तो आपको क्या करना है, सेट ऑफ का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, कौन सा लॉस किसके अगेंस्ट होता है या नहीं, मेरा जो लेक्चर है वो देख के रखना है, तो मैं उसका भी टेस्ट लूंगी। ग्रुप लिंक इज ऑलरेडी पिंड बेटा। I'm waiting. Students are joining. क्या हो गया तुमको? ऑप्शन भी आ रहा है क्या इस बार? कहूट ने ये कर दिया, नया ऑप्शन है। कैसे फेसेस है लेकिन ये? हाँ ये मतलब थोड़ा चेंजमेंट एक्सेसरीज ठीक है। I'm waiting. There are still students joining. हाँ हाँ ना, टिकट्स मिल रही है क्या? पठान की कहाँ मिल रही है?
अभी तो उधर तो मंगला पे तो स्ट्राइक करवा देंगे, क्यों? अच्छा, बैन करके। बैन कर दिया। और कौन सा है? और मैं वो बैट देव कुछ कौन सी है? देव ये नहीं पता मुझे। देश देशमुख वाली। वेड, हाँ मराठी वेड ना, हाँ हाँ वेड। तो वो मैम हिंदी में नहीं है। नहीं, हिंदी में नहीं है, वो मराठी में ही है, वेड मूवी। चलो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए किड्स, ज्वाइन फास्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर एक बार गेम स्टार्ट हो गया तो फिर आप रह जाएंगे। चलो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, इतना टाइम मत लगाइए आपका निक नेम और फेस चूज करने में, प्लीज जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वो वापस कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, 60%। 170 75 देखना, कोई ऐड कर रहे, माइनस कर रहे, छोड़ रहे, या उनका इंटरनेट भी ये होता होगा। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्यों बोलते हो बाइकॉट पठान? क्या है? हर्षित बोल रहा है मैम बाइकॉट क्यों करने का? मैंने तो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, आप उसको ये मत करो कोई रिलीजन और इसको लेके ये मत करो। हम तो फ्यूचर है इंडिया का, हमने थोड़ा ब्रॉड ये रखना चाहिए, है कि नहीं? तुम्हारा हो गया कनेक्शन लॉस, इसलिए एक माइनस हो रहा है देख। डन, आई विल गेट स्टार्टेड नाउ। स्टार्ट होने के बाद हो गया फिर तो। कैसे ज्वाइन करूँ? कैसे ज्वाइन होता है? यू हैव टू टाइप kahoot.it, इट सेज ज्वाइन और पिन बोलता है, और नहीं तो kahoot का ऐप भी है। ये तेरा है? ए अर्जुन इसका है। नहीं नहीं, हर एक की ओपिनियन होती है, आप अगर थोड़ा एक दूसरे के ओपिनियन को स्पेस दोगे ना तो वील लिव बेटर इन दिस कंट्री। चलो कर दे अभी स्टार्ट। पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग बट जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए तो इजी जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड, आई विल स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी आएगा। ऑल द बेस्ट। चलो आंसर शाउट नहीं करना, क्वेश्चन चला नहीं जाता है, क्वेश्चन ऊपर रहता है स्क्रीन पे, डरना मत कि क्वेश्चन चला गया। If you have still not joined, please join. The Kahoot pin is 3924417. Don't send the answers here. मैं करूंगी तब, थोड़े आंसर्स आने दे अभी। फर्स्ट टाइम ना कोई लॉगिन हुआ रहेगा या समथिंग, तो एक बार ये करते हैं। अच्छा, इट्स लाइक द फास्टेस्ट स्टूडेंट आंसरिंग, दैट पर्सन गेट्स मोर स्कोर। ट्रू और फॉल्स वाले हैं, एक टाइप वाला है और एक नया क्वेश्चन आया स्लाइडर वाला, तो आपको ऐसा स्लाइड करने भी आएगा। कहीं मैंने टैक्स रेट, एक मैंने गूगली क्वेश्चन डाला है, iOS वाला नहीं है बट ऐसे ही है, तो वो आपको आ जाएगा। लेकिन हाँ प्रीति, इट्स नॉट बफरिंग फ्रॉम माई साइड बेटा। नहीं अभी ये चल रहा है, उसने क्लिक कर दिया इसलिए उसको। हाँ तुमने क्लिक, अच्छा
लाइटनिंग स्मार्ट आ रहा है, मतलब तूने बहुत फास्ट आंसर दिया। करूँ स्किप? हाँ मैम, अभी टाइम हो चुका है। चलो स्किप करते हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ओह, सो कुछ बच्चों ने 82 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया, कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिए। आपको याद रखना है 4,50,000 माइनस 40 बच्चों स्टूडेंट्स ने गलती की। आपको याद रखना है इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन में फिक्स्ड खर्चा होता है यार। क्या होता है? फिक्स खर्चा अलाउ होता है 50%। हाँ, एक्चुअल खर्चा हम टोटली क्या करते हैं? इग्नोर। एक्चुअल खर्चा हम क्या करते हैं? टोटली इग्नोर करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 2,25,000। इज दैट ओके? नाउ हम नेक्स्ट देखेंगे पोडियम पे कौन है। सबसे आगे है तुषार, फिर हिमांशु, फिर नयनी, फिर प्रीति और फिर दीप्ति। ओके, तो आपको ऐसा पोडियम दिखेगा और आपके स्कोर्स दिखेंगे। आप अगर जल्दी जल्दी आंसर्स करोगे तो आपको आएगा, एक ट्रू और फॉल्स होगा, एक स्लाइडर भी है, आपको स्लाइडर करना है। जैसे मैंने रेट ऑफ टैक्स पूछा रहेगा तो आपको स्लाइड करके आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। Come on fast, I'm going to skip it। एक बार 150 के ऊपर आ गया तो फिर मैं स्किप कर दूंगी। आ गए? कर दो स्किप। You can still be in game, you can still give the correct answer and still reach high on the podium. Here, so 156 students gave it right. It is taxed in the year of receipt. आप कोई भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करो, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पनसेशन इज ऑलवेज टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसीट। पोडियम देखते हैं। हिमांशु केम अप, तुषार, नयनी, विनीत एक नया एंट्रेंट आ गया, प्रीति इज देयर अप बाय 23 प्लेसेस, साक्षी इज द हाईएस्ट क्लाइंबर। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। अजिंक्य टेस्ट के लिए www. नहीं kahoot.it टाइप करके पिन डाल देना। बाद में अगर आपको टेस्ट देना है तो देखती हूँ मैं ग्रुप पे लिंक एक बार डाल दूंगी, सो इफ यू वांट टू गिव। क्या करेक्ट आंसर है? हो गया आपका? सबमिट हो गया? Should I skip? You have to increase the speed. Come on guys, quick. Here, I'm going to skip now. नेक्स्ट आ गया 6,75,000 अंडर iOS। सैलरी में क्यों नहीं आएगा पेंशन? नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स्ड है? 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। कितना मिलेगा? 1/3 ऑफ 15,000 विच एवर इज लोअर। समझ में आ रहा है? हाँ, ये टेस्ट की लिंक मैं ऑफलाइन भी दे दूंगी, फिर से दे देना सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक। आगे पोडियम देखते हैं। ओ नयनी, आप शहाब नया ज्वाइन हुआ है, सम्यक आ गया मैं उसका सम्यक ने ना ऐसे स्पेल कर दिया क्या? आई यूज्ड टू नेवर प्रोनाउंस हिज नेम प्रॉपर्ली, तो उसने ऐसे डाल दिया। तुषार और मानसी 56 प्लेसेस अप। किरण इज द हाईएस्ट क्लाइंबर, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स?
डन। हाँ 160 पे मैं स्किप कर देती हूँ तो जल्दी से हो जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर? ट्रू। एंड AY 15-16 के पहले होगा तो ये कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन्स में। इज दैट ओके? नेक्स्ट लेट्स सी। नयनी ने पोडियम नहीं छोड़ा है। साहब इज ऑल्सो देयर, सम्यक इज देयर, तुषार, मानसी। ओके 31 प्लेयर्स हैव रीच्ड द आंसर स्ट्रीक ऑफ 3, मतलब आपने कंटिन्यूसली 3 आंसर्स करेक्ट दिए। वेरी गुड। आगे स्लाइडर है ये। द टैक्स रेट ऑन अनडिस्क्लोज इनकम इज, इफेक्टिव टैक्स रेट देना। इफेक्ट हाँ इफेक्टिव टैक्स रेट देना। इफेक्टिव टैक्स रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट देना है प्लीज। आया आया लाइटनिंग स्मार्ट। आने दो आंसर। ये स्लाइडर वाला भी बहुत अच्छा है, इसमें टाइम लग रहा है वो चूज करने में। मैम इफेक्टिव नहीं दिया मैंने, बोलते वक्त बोला इफेक्टिव। ओ माय गॉड। अब कुछ बच्चे को फिर आंसर्स नहीं तो ये आ जाएंगे। अब मैं आंसर नहीं चेंज करती, लेकिन मैंने जो चूज किया है वो ही आएगा। कर दूं स्किप? थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना चाहिए है ना। हाँ आगे स्किप करते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज 78। यस बहुत बच्चों ने आई थिंक 60 भी दिया है क्या? द करेक्ट आंसर इज 78। या 78 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। इफेक्टिव टैक्स रेट इज 78%। एब्सोल्युटली राइट। ओके सो आई गो अहेड नेक्स्ट। सॉरी अगर कोई इसकी वजह से बाहर हो गया तो मैं अभी क्वेश्चन में चेंज कर देती हूँ, इफेक्टिव कर दूंगी। साहब, सम्यक, मानसी, सिमरन इज न्यू एंड चारू इज न्यू। ओके लेट्स गो अहेड। क्विज है तो आपको चूज करना है। वाह न्यूरेन मिसिंग यू इन, अच्छा यू मिसिंग मी इन ग्रुप 2। यस आई ऑल्सो मिस मीटिंग स्टूडेंट्स। अच्छा मूवेबल असेट क्या है, ये डेफिनेशन याद है क्या? शेयर, सिक्योरिटीज, बुलियन, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये छोड़ के अगर कुछ गिफ्ट मिला तो उस पर इनकम नहीं है। अरे 155 हो गया उनका टाइम, वैसे भी वो लेट आंसर करेंगे तो उनके मार्क्स भी कम ही आएंगे। हटा दो पक्का? तो आंसर क्या है? एग्जाम्ड इनकम है। 80 स्टूडेंट्स ने क्या बोला? फुल्ली टैक्सेबल नहीं बेटा। अगर कार, रिस्ट वॉच, गाड़ी है, मतलब वो आपको, चलो मूवेबल एसेट की डेफिनेशन बता दो। 80 स्टूडेंट्स ने रॉन्ग आंसर दिया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल एसेट? शेयर्स, सिक्योरिटीज, नहीं हम ऐसे करते ना, शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, बुलियन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, स्कल्पचर्स एंड वर्क ऑफ आर्ट। सिर्फ ये मूवेबल एसेट की डेफिनेशन में, ये छोड़ के कुछ आ गया तो पूरा एग्जम्प्ट होता है। कैपिटल रिसीट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। आगे ओहो सम्यक ऊपर आ गया, लवली। साहब सिमरन इज कम अप, अमीशा इज अ न्यू, मानसी इज देयर, बंसी भोजानी इज द हाईएस्ट क्लाइंबर। वाओ चलो आगे बढ़ते। कम ऑन you still have scope. Babu Rao is 58 years. He won a lottery. He has no other income. His PPF is 1,50,000. Calculate. Oh my God, his tax. क्वेश्चन में बोला नहीं है टैक्स निकालो। टैक्स निकालना है।
आ गया? करेक्शन में अभी डाल रही हूँ, कहाँ करने हैं ना। क्या आंसर लेट आया? ऑप्शन। अच्छा मैं आपको हिंट दे देती हूँ, अभी डिस्कस कर लेती हूँ, टाइम है तब तक। पीपीएफ का डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 से डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल बिकॉज दिस इज कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम से चैप्टर 6 से का डिडक्शन नहीं मिलता, होने दे। चैप्टर 6 से कैजुअल इनकम का डिडक्शन नहीं मिलता और बीईएल भी नहीं मिलेगा, लेकिन रिबेट ले लेना। ओ रिबेट लेना है, बीईएल नहीं लेना, बीईएल नहीं मिलेगा। टैक्स का रेट 30% होगा और पीपीएफ का डिडक्शन नहीं लेना है। अब मैं काट डालूंगी, ये कल मैंने सिखाया है आपको। कर दू स्किप। रिबेट मिलेगा, चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेगा, बीईएल नहीं मिलेगा, टैक्स का रेट होगा 30% और ये मैं कर रही हूँ आंसर को स्किप। अब सिर्फ कितने बच्चों ने, देखो सिर्फ 48 स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर। 77 स्टूडेंट्स ने क्या चूज किया? 141,960। बाय द वे वो कैसे आया 141,960? रिबेट नहीं लिया, आप रिबेट भूल गए, आप रिबेट लेना भूल गए। और ये होता है एग्जाम में, और ये मैंने कल ही पढ़ाया है, ये ना ये सब है ना मैंने कल ही पढ़ाया है। बेस्ट है। चलो आगे, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट पोडियम। ओ ओ ओ सिमरन ऊपर आ गई, वेरी गुड। शाह somebody new who's just come on the podium। सम्यक नीचे गया, इट्स ओके ऊपर आ गया। नयनी has come up। साहब has a streak with 7 correct answers in a row। Superb। आपको फिर से ये प्रैक्टिस करने के लिए मैं इस पे डाल दूंगी ऑफलाइन मोड में। ध्यान रखना जहां गलतियां करिए उस पे, फोकस ऑन योर मिस्टेक्स। नेक्स्ट सब कल पढ़ाया हुआ है। पीजीबीपी का भी टेस्ट या और एक सेट ऑफ का टेस्ट भी दे दूंगी आपको। वो आंसर करता है लेकिन उसको आता ही नहीं है जीनियस या कुछ भी। मैं बोल देती हूँ जीनियस। ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इसका सर्वर डाउन हो गया। हमारी गलती है और इसमें क्या, अभी भी नहीं आया बताओ। गिफ्ट अगर 50K के ऊपर हो तो पूरा टैक्सेबल होता है। हाँ किसी ने वो चमेली के रिस्ट वॉच में 12 नहीं, पूरा टैक्सेबल होता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ तू बाहर। अच्छा यहाँ सेट ऑफ लॉस इज टू बी इग्नोर्ड। ओहो सुनो, यहाँ क्या होने वाला है? लॉस हैज टू बी इग्नोर्ड। तो करेक्ट आंसर इज 8,10,500। कोई लॉस इग्नोर किया जाता है, कैजुअल इनकम के लॉसेस को कंसीडर नहीं करते। कल ये एग्जाम्पल लिखवा के दिया, तो करेक्ट आंसर इज 8,10,500। नेक्स्ट। ओ माय गॉड, सिमरन ऊपर, Samyak second, it's okay third, Nayani and Amisha on the podium. 4 players hit the answer streak of 5 and here we go ahead. Next question number 9। अच्छा यहाँ मल्टीपल सिलेक्ट है, मल्टी सिलेक्ट माने एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट है। आपको मल्टी सिलेक्ट करना है, फिर बताना नहीं मैंने बोला नहीं था।
कौन सा इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है वो चूज करना है आपको, कौन सा इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है वो चूज करना है आपको। 3 आंसर्स एग्जम्प्ट है, 3 आंसर्स एग्जम्प्ट है। अरे 140 आ गया ना, अरे उनका इतना लेट आंसर आएगा ना, वैसे भी उनका स्कोर नीचे होने वाला है, समझे? हो गए, स्किप कर दूं? ओके स्किप। अब देखो 123 बच्चों ने सिर्फ ये चूज किया। ओके 3 चीजें सही है आपकी। इंटरेस्ट ऑन नेशनल रिलीफ बॉन्ड एग्जम्प्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन गोल्ड मॉनिटाइजेशन बॉन्ड एंड इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स इज एग्जम्प्ट अप टू 3500। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। तो ये होता है तीनों एग्जम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल होता है। आगे जाएंगे। Oh, Samyak, very good. Simran, it's okay. Nayani Sahab, very nice. 5 players reached the answer streak of 4. आगे जाएंगे। 10th question, we have only 10, 11 and 12. Come on. ध्यान से करना। ये इनएडिक्वेट परचेज है। रोहित, अगर गिफ्ट 50K के ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल होता है। अच्छा यहाँ पे मैं हिंट देती हूँ, आपने एग्जाम्पशन निकालना है। एग्जाम्पशन इज इक्वल टू 50,000 और 10% ऑफ परचेज प्राइस। 50,000 और 10% ऑफ परचेज प्राइस। यहाँ का परचेज प्राइस कितना है? 30 लाख। तो 50,000 और 3 लाख विच एवर इज हायर। एग्जाम्पशन है 3 लाख। अगर आपका बेनिफिट 3 लाख के अंदर है, 3 लाख के अंदर है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आंसर नहीं लाना चाहिए, आंसर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आपको फायदा कितना मिला? आपको 32 लाख की चीज 30 लाख में मिली, तो आपको बेनिफिट कितने का मिला? 2 लाख का। बेनिफिट कितने का मिला? 2 लाख का। और एग्जाम्पशन कितना है? 3 लाख। तूने क्या गलती करी? आगे चलो, आखिरी क्वेश्चन है अभी। आपको एक और 2 चांस है, फटाफट से कर लीजिए। सम्यक, इट्स ओके। नयनी, सिमरन एंड मानसी। आगे 11th एंड देन द लास्ट क्वेश्चन 12th। कम ऑन, क्विकली गिव द आंसर। ऑलवेज जब टीडीएस कट होता है तो नेट अमाउंट टैक्सेबल होता है या ग्रॉस अमाउंट? नेट अमाउंट या ग्रॉस अमाउंट? ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल होता है। ए नील में रॉन्ग नहीं आया, नील में करेक्ट आया ना? ए तूने नील दिया था ना, तो तुझे करेक्ट आया ना? आया ना? तो पारस क्यों बोल रहा है नील में रॉन्ग आ रहा है? नील में रॉन्ग नहीं आया बेटा, नील में करेक्ट आया है। हाँ क्या? 45,000। अच्छा, आपको 2 चीजें याद रखनी चाहिए। अच्छा, सोबू पूछ रहा है मैम अगर बेनिफिट अबाव एग्जाम्पशन है तो फुल्ली टैक्सेबल। करेक्ट, बेनिफिट अबाव एग्जाम्पशन तो फुल्ली टैक्सेबल, बिल्कुल सही। यहाँ ग्रॉस अमाउंट लेना है। डू यू नो द रेट ऑफ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का? 10%। ग्रॉस इट अप करो। ये 90% है तो 100% कितना? चलो जल्दी कर दो, स्किप।
82 स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर, 68 स्टूडेंट्स ने 45 ही क्लिक कर दिया. कैसा चलेगा, टीडीएस को ग्रॉस अप करना रहता है. सो करेक्ट आंसर इज 50,000. यू हैव टू ग्रॉस इट अप. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. क्या हो गया? ओ देखते हैं. सम्यक एंड द टॉप, इट्स ओके. वाह. नयनी, सिमरन एंड मानसी, इट्स ओके हैज अ स्ट्रीक विथ 11 करेक्ट आंसर्स इन अ रो. वाओ. नेक्स्ट. सी यहाँ पे कभी कभी इंटरनेट का भी थोड़ा फैक्टर आपको काउंट करना पड़ेगा. आपको डिविडेंड मिला 2 लाख का. आपने डिविडेंड के लिए शेयर्स खरीदने के लिए लोन लिया है. आपका इंटरेस्ट ऑन लोन इज 45,000. क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन? नहीं, और एक डिविडेंड में से खर्चा अलाउड होता है या नहीं? नहीं. डिविडेंड में से कितना खर्चा अलाउ होता है? 20% ऑफ इनकम तक ही खर्चा. ये उस कॉन्सेप्ट पे कि डिविडेंड में से सिर्फ 20% खर्चा अलाउ होता है. डिविडेंड में से सिर्फ 20% खर्चा अलाउ होता है, उस कॉन्सेप्ट पे है ये क्वेश्चन. अभी अगले 1-2 टेस्ट में आपको ऑफलाइन मोड में दूंगी सो इट विल गो फास्टर. तूने गलत किया? लेट किया है. हाँ, तो इंटरेस्ट भले ही 45,000 हो, आपको 20% किसका कैलकुलेट करना है? डिविडेंड का. हाँ, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम का ही खर्चा मिलेगा. एब्सोल्युटली. अच्छा, और कोई खर्चा होता तो अलग होता क्या? नहीं, सिर्फ डिविडेंड में से इंटरेस्ट का खर्चा, वो भी मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम. आई एम स्किपिंग द आंसर. लेट्स सी द पोडियम नाउ. 62 स्टूडेंट्स हैव गॉट इट राइट. प्लीज बी केयरफुल. नेक्स्ट पोडियम देखते हैं. पोडियम में सिमरन कौर थर्ड. इट्स ओके ऑन सेकेंड पोजिशन. फर्स्ट पे है सम्यक, वेरी गुड. और अभी आएगा नवीन एंड अवनी अदर रनर्स अप. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. टॉप 10 में है. वेरी गुड. यू कैन सी योर स्कोर, आपको समझ में आ जाएगा. तो प्लीज, इट वॉज फैंटास्टिक डियर स्टूडेंट्स. अगला त्रिशूल का बैच अभी कब होने वाला है? अभी कल क्लास है क्या? कल मैं लेक्चर नहीं लूंगी, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगी. कौन से टॉपिक का दूंगी? सेट ऑफ. सेट ऑफ के टॉपिक के बाद मैं कहूट की टेस्ट की लिंक शेयर कर दूंगी. तो आपका कहूट की टेस्ट भी हो जाएगी आपकी सेट ऑफ की. फिर उसके बाद मैं अभी फ्राइडे को लेक्चर लूंगी. और फ्राइडे पे मैं किस पे लूंगी? ITR. किस पे लेने वाली हूँ? रिटर्न्स. ITR पे मैं लेने वाली हूँ आपका अगला लेक्चर. इज दैट ओके? यस. ऑल राइट. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. आई विल बी सीइंग यू ऑन फ्राइडे. कल आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे. ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू. 2 आंसर्स गलत क्या? हाँ, स्टॉप कर.